मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको व्यवस्थापिका का अर्थ, कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताऊंगा। तो हम देखते हैं कि सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, उस शासन के 3 अंग। तो उसमें पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तो इसमें व्यवस्थापिकाएं किसी न किसी रूप में कानून निर्माण का काम प्राचीन समय से होता रहा है, पर उस समय और आधुनिक जो वर्तमान लोकतांत्रिक शासन पद्धति विश्व के अधिकांश देशों में प्रचलित है, तो उसमें और पहले में अंतर है। पहले जहाँ राजा या उसके चहेते 1, 2, 3, 4 की संख्या में वो ही कार्यपालिका के रूप में थे और वो ही व्यवस्थापिका के रूप में। उन्हीं लोगों के द्वारा जो वो कह देते, उनका मुख से निकला हुआ शब्द ही कानून होता था। तो इस प्रकार से वो था। पर वर्तमान में आधुनिक समय में हम इसके स्वरूप में बहुत बड़ा अंतर पाते हैं, और आज हम उसी के संदर्भ में अब मैं आपके समक्ष इसको एक संपूर्ण प्रकार से इसकी प्रस्तुति रखने जा रहा हूँ। तो इसमें हम सबसे पहले व्यवस्थापिका का अर्थ को लेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि आधुनिक युग में राज्य के कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था को व्यवस्थापिका कहा जाता है। ये सर्वविदित है। प्राचीन काल में शासन की संपूर्ण सत्ता किसी एक व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्तियों में ही केंद्रित रखे जाने की परंपरा थी। अतः कार्यपालिका ही व्यवस्थापिका के कार्य भी करती थी। मध्य युग तक यही स्थिति रही कमोबेश रूप से। आधुनिक काल के प्रारंभ में लोकतंत्र के उदय के साथ साथ व्यवस्थापिका भी अस्तित्व में आई। ऐतिहासिक दृष्टि से इंग्लैंड की संसद व्यवस्थापिका आधुनिक युग की सबसे पहली लोकतांत्रिक संसद थी, जिसे संसदों की जननी भी कहा जाता है। विभिन्न देशों में व्यवस्थापिका के विभिन्न नाम हैं, जैसे ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया व भारत में इसे संसद, पार्लियामेंट कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे कांग्रेस कहा जाता है। जापान में डाइट कहा जाता है। फ्रांस में राष्ट्रीय सभा, नेशनल असेंबली कहा जाता है, तथा स्विट्जरलैंड में संघीय सभा, फेडरल असेंबली कहा जाता है। और जो पूर्व सोवियत संघ था, उसमें सर्वोच्च सोवियत कहा जाता था। तो ये इस प्रकार से भिन्न भिन्न नामों से इसको जाना जाता था। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कि जो सोवियत संघ का उदाहरण आपको दिया है, तो सोवियत संघ की शासन पद्धति थोड़ा सा और सर्वाधिकारवादी उस प्रकार से थी। पर फिर भी आप नाम मात्र का ही कहो, नाम मात्र की व्यवस्थापिका ही कहो कि उसके पास ज़्यादा पावर न हो, पर वो था, ये प्रचलन में था। तो उपयुक्त विभिन्नताओं के बावजूद सर्वत्र ही व्यवस्थापिका का सर्वसम्मत अर्थ किसी राज्य की सरकार के उस विशिष्ट अंग से समझा जाता है जो कानून के निर्माण एवं प्रशासन की नीतियों के निर्धारण का कार्य करता है। C.F. स्ट्रॉन्ग के शब्दों में
CF स्ट्रॉन्ग के अनुसार विधानमंडल शासन का वह विभाग है जिसका संबंध विधि के निर्माण से है, जहाँ तक कि विधि के लिए वैदिक बल आवश्यक है। तो ये CF स्ट्रॉन्ग साहब ने इसको और भी अधिक प्रकार से हमारे सामने रख दिया है, इसको स्पष्ट कर दिया है। लोकतंत्र में व्यवस्थापिका को राष्ट्र का दर्पण या फिर कहना चाहिए जन इच्छा का मूर्त रूप भी कहा जाता है। लोकतंत्र में व्यवस्थापिका के महत्व के बारे में गार्डनर का मत है। गार्डनर ने कुछ कहा है और वो इस प्रकार से कहा है, राज्य की इच्छा जिन विभिन्न अंगों द्वारा प्रकट होती है और पूर्ण की जाती है, उनमें व्यवस्थापिका का स्थान निसंदेह सर्वोच्च है। माना कि जो जनता की इच्छा है, जनिच्छा है, उसकी पूर्ति और भी अंगों से की जाती होगी और प्रकृति नहीं पूर्ण भी की जाती होगी, पर उनमें से सबसे प्रमुख है वो व्यवस्थापिका के द्वारा ही वो पूर्ण की जाती है या प्रकट की जाती है। तो ये हमने थोड़ा सा आधुनिक व्यवस्थापिका कहो या व्यवस्थापिका का जो अर्थ है और उससे संबंधित कुछ विद्वानों के जो विचार हैं उनको मैंने आपके समक्ष रखा है। अब मैं शक्तियाँ और कार्य, आधुनिक व्यवस्थापिका की शक्तियाँ और कार्यों के बारे में चर्चा करूँगा। तो वो एक एक करके मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। तो इसमें पहला है कानून निर्माण। व्यवस्थापिका का सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कार्य कानूनों का निर्माण करना है। ये संविधान द्वारा निश्चित की गई सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए देश की ज़रूरतों के अनुसार नए कानूनों का निर्माण करती है अथवा पुराने कानूनों में संशोधन करती है अथवा उन्हें समाप्त भी कर सकती है। कानून निर्माण की प्रक्रिया भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न हो सकती है। तो ये इस प्रकार से व्यवस्थापिका का पहला काम है कानून निर्माण। हालांकि कानून निर्माण करने की प्रक्रिया प्रोसेस है वो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से हो सकता है, पर इनका मुख्य काम है कानून निर्माण करना। या फिर पुराने कानून हैं उनमें संशोधन भी कर सकती है, या जो पुराने कानून निरर्थक हो चुके हैं, जिनकी अब कोई उपादेयता नहीं है, उनको समाप्त भी कर सकती है। तो इस प्रकार से पहला काम इसका है कानून निर्माण। दूसरा है संविधान में संशोधन का कार्य। व्यवस्थापिका देश की आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन का कार्य करती है। जिन देशों में लचीला संविधान है वहाँ साधारण बहुमत से संविधान संशोधन कर देती है, हो जाते हैं, जैसे इंग्लैंड में। किंतु जिन देशों में कठोर संविधान को अपनाया गया है, उनमें संविधान संशोधन करने के लिए व्यवस्थापिका को विशेष प्रक्रिया अपनानी होती है। ये बिल्कुल सही है। जो लचीला संविधान है वो साधारण बहुमत से, और जो कठोर संविधान है वहाँ संविधान संशोधन की भी विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो ये तीसरा इसमें है राष्ट्रीय बजट का नियंत्रण। व्यवस्थापिका राष्ट्रीय आय एवं व्यय पर पूरा नियंत्रण रखती है। ये इस उद्देश्य से वार्षिक बजट पारित करती है। व्यवस्थापिका बजट के द्वारा निम्नलिखित बातों को तय करती है। एक है सरकार की वार्षिक आय कितनी होगी और इस आय को किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा, और दूसरा है सरकार का वार्षिक व्यय क्या होगा और इसे किस प्रकार से व्यय किया जाएगा। तो ये राष्ट्रीय जो बजट है इस पर व्यवस्थापिका का बहुत बड़ा नियंत्रण होता है। और व्यवस्थापिका क्योंकि वो जनप्रतिनिधि सभा होती है और
इसमें उसको विशेष ध्यान रखना होता है कि सरकार को आमदनी आय किन किन मदों से होगी, कहाँ कहाँ से प्राप्त होगी, फिर उनको किस किस प्रकार से किन किन कार्यों पर खर्च किया जाएगा, तो उस पर पूरा उसका नियंत्रण होता है, पूरा ध्यान रखती है, क्योंकि जनता के प्रति जनप्रतिनिधि की जवाबदेही होती है। अगला, प्रशासन या फिर कहना चाहिए कार्यपालिका पर नियंत्रण। लोकतांत्रिक शासनों में व्यवस्थापिका जनप्रतिनिधि संस्था होती है और इस अर्थ में इसका एक प्रमुख कार्य प्रशासन या कार्यपालिका का पर नियंत्रण भी है। संसदात्मक शासन में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, अतः इस शासन में व्यवस्थापिका कार्यपालिका का नियंत्रण प्रत्यक्ष रूप में और प्रभावशाली ढंग से करती है। जैसे पूरक प्रश्न पूछकर, काम रोको प्रस्ताव द्वारा, निंदा प्रस्ताव के द्वारा, और एक जो महत्वपूर्ण है वो है व्यवस्थापिका कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी पारित कर उसे पदच्युत कर सकती है। तो ये संसदात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत अपनाया जाता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, परंतु वहाँ पर भी अप्रत्यक्ष रूप से व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। जैसे वहाँ के राष्ट्रपति को प्रमुख नियुक्तियाँ करने और विदेशी राज्यों से किसी प्रकार की संधि करने और भी अनेक कार्य हैं जिनकी पुष्टि सीनेट से करवाना आवश्यक है, तो वो सीनेट प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से इसको हम देखते हैं। न्याय संबंधी कार्य करना। अनेक देशों में व्यवस्थापिका कुछ न्यायिक कार्य भी करती है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन लॉर्ड सभा, जिसको कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का कार्य करता है। इसी प्रकार अमेरिका व भारत में उच्च अधिकारियों के विरुद्ध व्यवस्थापिका मुकदमे महाभियोग की कार्रवाई कर सकती है। प्रायः सभी देशों में व्यवस्थापिका को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपनी मानहानि करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई कर सकती है। तो इस प्रकार से न्याय संबंधी कार्य भी व्यवस्थापिका करती है। निर्वाचन संबंधी कार्य। अनेक देशों में व्यवस्थापिकाएं निर्वाचन संबंधी कार्य करती हैं। भारत में केंद्र व राज्यों की व्यवस्थापिकाएं राष्ट्रपति का निर्वाचन करती हैं। स्विट्जरलैंड में व्यवस्थापिका मंत्रिपरिषद व न्यायाधीशों का निर्वाचन भी करती है। ये अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से है, पर यह व्यवस्थापिका निर्वाचन संबंधी कार्य वहाँ करती है। समितियों व आयोगों की नियुक्ति संबंधी कार्य। व्यवस्थापिका विशेष कार्यों की जांच करने के लिए विभिन्न समितियों व आयोगों की नियुक्ति करती है और उनकी रिपोर्ट पर निर्णय लेती है। तो ये कार्य भी जो महत्वपूर्ण कार्य है व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। विचार विमर्श व जन भावनाओं की अभिव्यक्ति। व्यवस्थापिका जनप्रतिनिधि सभा होती है और इस रूप में वह सार्वजनिक समस्याओं पर विचार विमर्श करती है और जनमत की भावनाओं को प्रकट करती है। तो ये विशेष जो कार्य है कि जनता है वो अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो उनकी बड़ी समस्याएं, सार्वजनिक समस्याएं हैं, तो वहाँ संसद के सदनों में उस पर व्यापक चर्चा होती है और जो लोगों की भावनाएं, आशाएं हैं वो वहाँ पर मूर्त रूप लेती हैं। तो इस प्रकार से विचार विमर्श, बहुत अच्छा डिस्कशन होता है और फिर उनके अनुरूप वहाँ पर पॉजिटिवली कार्य सरकार को करने होते हैं। नीति निर्धारण संबंधी कार्य। व्यवस्थापिका का एक कार्य प्रशासन की नीतियों का निर्धारण करना भी है। कार्यपालिका नीतियों के अनुसार ही शासन प्रबंध करती है। वस्तुतः है अपनी इस शक्ति का प्रयोग करके ही आधुनिक व्यवस्थापिकाओं ने व्यक्तिवादी लोकतांत्रिक राज्यों को लोक कल्याणकारी राज्यों के रूप में
विभाजित करने का सराहनीय कार्य किया है। तो आज आप सबके सहयोग से ये आधुनिक व्यवस्थापिका का अर्थ, कार्य और शक्तियों पर विचार विमर्श हुआ, विचारों का आदान प्रदान हुआ। आपने ध्यानपूर्वक सुना और समझने का प्रयत्न किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं मेरी वाणी को विश्राम देना चाहूँगा।